नमस्कार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर विलियन का हमारा लास्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यानी विलियन में हमने बहुत सारी चीजें जान ली और समझ ली। तो अब बारी आ रही है हमारे असामान्य मोलर मास की। अब असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसे ही जानेंगे। तो इसे जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा पता होना चाहिए कि असामान्य मोलर द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। देखो बच्चों, हमने 4 तरह के अलग अलग अणु संख्यक गुणधर्म पढ़े, बिल्कुल पढ़े। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हमने पढ़ा हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। ये चारों अणु संख्यक गुणधर्म, यानी वो गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय या विलायक की प्रकृति पर, यानी किस पर निर्भर कर रहे हैं, उनके अणुओं की संख्या पर। अब देखो, एक ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है, यानी कि हमने सोचा कुछ और बच्चों निकला कुछ और। ठीक है, हमने सोचा था, हमने इसको वैल्यू निकाल ली, कैलकुलेट कर दिया, यही सही मान होगा, लेकिन वाकई में वो मान सही नहीं था। क्यों नहीं था वो हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसा द्रव्यमान जो कि सामान्य की तुलना में या अनुमानित की तुलना में या तो कम था या फिर ज्यादा था। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया गया, इसको कैलकुलेट किया इस तरह से, सामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है, प्रेक्षित अणु संख्यक गुण बटे में असामान्य मोलर द्रव्यमान, और यहाँ पर हमने रखा क्या, परिकलित अणु संख्यक गुण। अब ये सब चीजें क्या है, सब ऊपर से जारी होंगी, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी समझाया नहीं मैंने ठीक से। देखिए, प्रेक्षित अणु संख्यक गुण यानी कि जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, गणना करी, और परिकलित अणु संख्यक गुण जो कि हमने प्रैक्टिकली निकाला, है ना। अब यहाँ पर इन दोनों का जो अनुपात, जो डिफरेंस है, वही हमारा क्या है, यहाँ पर हम इसको निकालेंगे और जानेंगे कैसे। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान कि क्या मतलब हुआ, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी हमारे अकॉर्डिंग तो वह सही थी, तो हमने उसको नाम दिया सामान्य मोलर द्रव्यमान। जब प्रैक्टिकली हमने देखा तो वो अलग थी, तो उसको बोला जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि 2 तरह का मोलर द्रव्यमान हो गया, असामान्य और सामान्य। सामान्य मतलब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, और असामान्य की जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो वैल्यू कुछ और ही थी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यानी कि अनुमानित और सामान्य की तुलना में, अनुमानित और सामान्य की तुलना में या तो मान ज्यादा होगा या मान कम होगा, उसे ही कहा जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू कैसे आई इसको भी हम जानेंगे। देखो, हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास में हमने 4 अणु संख्यक गुणधर्म पढ़े। ठीक है, क्या गुणधर्म पढ़ा हमने फर्स्ट पढ़ा था बच्चों, वो क्या था हमारा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो क्या था, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था हमारा क्वथनांक में उन्नयन, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, यानी मोलैलिटी। ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। थर्ड और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था हिमांक में अवनमन, यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ठीक है, फिर हमने देखा था परासरण दाब 4 नंबर, यानी कि पाई इज इक्वल टू CRT। अब देखो, ये चारों फॉर्मूलों में जब हमने मान रखा उसे कहा जाता है प्रेक्षित अणु संख्यक, यानी कि प्रेक्षित मान था हमारा, सामान्य मोलर द्रव्यमान था। ठीक है, इन सामान्य मोलर द्रव्यमान की वैल्यू जब हमने इसको परिकलित किया, क्या किया, इसको परिकलित किया, तो परिकलित करने पर, यहाँ पर परिकलित करने पर हमारा जो कैसा आया, असामान्य। कैसा आया, असामान्य,
यानी कि हमने कैलकुलेट करी थी तो वैल्यू कुछ और थी, और जब प्रैक्टिकली हमने किया तो वैल्यू कुछ और आई। तो ये जो अलग वैल्यू आई इसे ही कहा गया असामान्य मोलर द्रव्यमान। समझ गए मेरी बात को? यानी कि ये जो चारों वैल्यूज हमने देखी अणु संख्या गुणधर्म की, चार अलग अलग तरह से हमने मान निकाले, और जब क्वेश्चन आया हमने मतलब इसको सॉल्व किया तो हमारा मान कुछ और आ रहा है। लेकिन जब प्रैक्टिकली लैब में ये सब प्रैक्टिकल किए गए तो वहां पर इनके मान अलग आ रहे थे। इसका क्या कारण और क्या रीजन हो सकता था या हुआ वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं इसमें, यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान हमने देखा कि अलग अलग वैल्यू अलग अलग मान आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या लिया, सबसे पहले NaCl लिया, पहला एग्जांपल हमने लिया NaCl। ठीक है, अब जब NaCl लिया तो बच्चों NaCl जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। कैसे हुआ? यानी कि जब NaCl को पानी में मिलाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, द्रव में ठोस को ही तो मिला रहे हैं, वही तो चीज हम पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखो, जब इसको मिलाया गया तो ये क्या बन गया, Na+ एंड देन Cl-। ठीक है, इस तरह से पहले तो ये क्या था, सिंपल एक अणु था। ठीक है, अब कितने में बट गया, 1+1 यानी कि कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2, यानी कणों की संख्या इसमें बढ़ गई। भाई पहले हमने NaCl डाला तो 1 था, है ना, बाद में ये क्या हो गया, ये दो तरह से विभाजित हो गया अणु में, Na+ और Cl- में, तो 1+1 यानी टोटल जो हमारे अणुओं की संख्या थी वो तो बदल गई। ठीक है, अब देखो इस तरह से कोई भी कण जब टूट जाता है ना, जैसे कि दूसरा एग्जांपल एक और मैं बता देती हूँ, जैसे AlCl3, ये क्या हुआ, पहले एक है ना, अब किस में हो जाएगा, ये Al3+ 3Cl-, यानी कितना था, पहले एक AlCl3, यहाँ पर एक Al, और क्लोरीन के कितने हो गए, 3, यानी टोटल कितना हो गया, 4। ठीक है, तो इस तरह से जो कण है, जो ठोस है, वो विभाजित हो गया। विभाजित हो गया मतलब इसका क्या हो गया, वियोजन। क्या हो गया, वियोजन। कैसा हो, क्या हो गया इसको, वियोजन। वियोजन। ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरा केस, एक तो ये तो हमारी फर्स्ट थिंग हुई। सेकंड थिंग क्या हुआ, दूसरी बात क्या हुई, पहला तो क्या हुआ कि हमने देखा जो कण थे वो विभाजित होकर उनकी संख्या बढ़ गई। पहले जो एक था वो 2 हो गया, यहाँ पे एक था वो 4 हो गया। ठीक है, अब तो ये तो वाकई में गड़बड़ वाली बात है, तो फिर सामान्य मोलर द्रव्यमान कैसा आएगा, यानी कि कोई गड़बड़ हुई है, वो किस वजह से हुई है, वो उसका कारण, उसका रीजन ये कि जो भी हमने ठोस डाला वो इस तरह से विभाजित हो गया, उसको बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं, वियोजन। ठीक है, दूसरा केस क्या देखा, अब जरूरी थोड़ी है कि सारे जो है वो कण जो है वो विभाजित ही हो, कुछ जो अलग भी हो सकता है ना, हम यानी कि कहने का मतलब है कुछ कण आपस में मिलकर के कुछ और भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3COOH है ना, इथेनोइक एसिड। तो CH3COOH को जब हमने देखा तो यहाँ पर ये एक अकेला बनाता है, यानी क्या बनाएगा, ये बनाएगा इस तरह से CH3COOH, और ये आपस में यहाँ पर इस दूसरे CH3COOH के साथ में इसने क्या बना ली, बंध बना लिया, यानी एक पूरा ये जो है यहाँ पे 2, तो ये पूरा का पूरा एक अणु बन गया। क्या बन गया, पूरा एक अणु, यानी कि यहाँ पे 2 थे, अब ये पूरा एक बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थे हमारे पास में, एक पूरा ये कण था। ठीक है, यानी ये संगुणित हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो गया बच्चों, संगुणन। क्या हो गया, संगुणन। क्या हो गया, संगुणन। ठीक है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये है पहले एक था, है ना, जैसे ये 2 CH3COOH टूट गया, सॉरी CH3COH जो है वो जुड़ गया, यानी पहले 2 CH3COH से पूरा मिलकर के इसने पूरा एक बना लिया। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल पहले कितना था, 2 था, अब कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, यानी पूरा पहले 2 अणु थे इसके, अब
एक कण बन गया, पूरा एक अणु बन गया ये, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि दो तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। पहली बात तो ये कि ये विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं वियोजन, यानी एक से ज्यादा ये कणों में टूट जाए। दूसरी बात ये क्या है, दूसरी बात हमने देखी कि यहाँ पर जो था यह क्या हुआ, दो कण हमने लिए लेकिन ये आपस में जुड़ करके पूरा एक कण बन गया, यानी कि इसमें बॉन्डिंग हो गई और बॉन्डिंग होकर के पूरा ये एक कण यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर इस चीज को कैसे समझा जाए, कैसे इसको प्रदर्शित किया जाए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो मान में डिफरेंस आ रहा है, जो मान हम अनुमान लगा रहे थे, जो हम फॉर्मूले से निकाल रहे थे और जो मान हमने प्रैक्टिकली निकाला, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस का कारण क्या है, यानी वो जो अंतर आ रहा है उस अंतर का रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो कण है वो या तो वियोजित हो रहे हैं या फिर संगुणित हो रहे हैं, है ना। दो कारण हो रहा है, या तो क्या हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं या फिर संगुणित हो रहे हैं। तो इस कारण की वजह से, यानी कि इनके वियोजन और संगुणन के कारण ही हमारे जो मान है वो अलग आ रहे हैं। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसके लिए आता है हमारा सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट, क्या है, दैट इज वांट हाफ गुणांक, ठीक है। वांट हाफ गुणांक क्या है, वांट हाफ गुणांक जो है उसको आई से प्रदर्शित करते हैं और उसको कैसे लिखा गया, संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या या कणों के कुल मोल बटे में संगुणन और वियोजन के पहले यानी पूर्व के कुल मोलों या कुल कणों की संख्या, यानी कि या तो संगुणन होगा या वियोजन होगा, दो ही चीजें होंगी, ठीक है। संगुणन और वियोजन के बाद के जो कण हैं अनुपात में पहले जो कण है उनको रख दो, उसको प्रदर्शित किया गया आई से, दैट इज वांट हाफ गुणांक। क्या बोलते हैं, वांट हाफ गुणांक, ठीक है। तो वियोजन या संगुणन के बाद के कुल कणों की संख्या बटे में संगुणन और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, यानी कि आई बराबर ये वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, संगुणन और वियोजन के बाद के कणों की संख्या या फिर पूर्व कणों की मोलों की संख्या, ठीक है। कैसे इसको समझेंगे, देखो, यानी आई बराबर ये संगुणन, ठीक है, संगुणन, आई बराबर संगुणन या वियोजन, वियोजन, ठीक है, के बाद, के पश्चात, ये के पश्चात, ये ध्यान रखना, ठीक है, के पश्चात बटे में यहाँ पे क्या रखा हमने, या फिर संगुणन, संगुणन या वियोजन के पूर्व, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं बच्चों, या तो संगुणन और वियोजन के बाद या संगुणन और वियोजन के पूर्व, किसकी संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या। तो उससे हमें क्या निकल जाएगा, उससे हमारे पास आई का मान आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना संगुणन और वियोजन के बाद कणों की संख्या बढ़ी है या घटी है, जो भी है उसमें हमारे पास आई का मान आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम इस मान को लेकर के और कैसे हम आगे वैल्यू निकालेंगे वो हम जानेंगे, ठीक है। यानी आई का मान दैट इज वांट हाफ गुणांक कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, संगुणन और वियोजन के बाद में कणों की संख्या और संगुणन और वियोजन के पहले की संख्या कणों की कितनी है उसका अनुपात रख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया, हमने क्या लिया, सबसे फर्स्ट हमारा NaCl, क्या लिया, NaCl, ठीक है। तो NaCl में क्या हो रहा है, Na प्लस एंड देन Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये एक और ये 1 + 1 यानी कि टोटल 2। अब देखो आई का मान यहाँ पर क्या हुआ, संगुणन और वियोजन, यहाँ क्या हो रहा है, वियोजन। तो वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात कितने कण आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, या हमने क्या लिया, वियोजन के पश्चात बटे में वियोजन के पूर्व, ठीक है। तो वियोजन के पश्चात कितने आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे आ रहे हैं 2, कितने आ रहे हैं 2, और वियोजन के पूर्व कितने हैं 1, ठीक है। तो टोटल हमारे लिए आई का मान यहाँ पर कितना निकल जाएगा, आई का मान निकल जाएगा मेरे लिए यहाँ पर 2, ठीक है।
तो आई का मान क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर 2 आ रहा है। कणों की संख्या 1, बाद में कितनी है 2, 2/1 कितना हुआ 2। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल इसी तरह से एक और ले सकते हैं, जैसे AlCl3। AlCl3 के लिए ले, AlCl3 अभी भी मैंने बताया था Al3 प्लस 3Cl माइनस, यहाँ पर कितना है 1, कितना हो रहा है यहाँ पे 1, साथ में 3 के कण Cl के, तो टोटल कितना हुआ 4। तो I की वैल्यू कितनी हुई इसके लिए, I का मान क्या हुआ इसके लिए 4/1। ठीक है, ठीक इसीलिए सेम ये तो। नेक्स्ट CH3COH के लिए हमने कैसे निकाला था, ये हमारा CH3COH के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर पूरा एक कण बन रहा है CH3COH एंड HCH3। ठीक है, पूरा एक, तो कितना हो रहा है ये 2, यहाँ पर पूरा 1, यानी कि I की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी, इसके लिए आ जाएगी हमारी संगुणन वियोजन के पश्चात कितना है, यहाँ पे क्या हो रहा है संगुणन, तो 1/2, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा संगुणन जो भी मैंने बताया, और यहाँ दोनों में इनको इसमें क्या हो रहा है वियोजन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने किसके मान निकाले, इस तरह से हमने I के मान को निकाल लिया है। अब मान जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है उस वैल्यू को अब हम कैसे इक्वल करेंगे वो देखिए। हमने क्या निकाला है, हमने निकाला वापेक्षिक दाब में अवनमन। ठीक है, यानी कि डेल्टा P, ठीक है, अपॉन P1 नॉट बराबर x2। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस वॉन्ट ऑफ गुणांक से, I से। ठीक है, तो I से अगर वॉन्ट ऑफ गुणांक से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में वैल्यू सही आ जाएगी, यानी कि पहले I नहीं था तो वैल्यू हमारे पास कुछ अलग थी, अब I हमने रख दिया तो वो वैल्यू आ जाएगी जो प्रैक्टिकली हमने देखी। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है वियोजन हो गया है, क्या हो गया वियोजन। तो I का मान हम यहाँ रख देंगे वियोजन, तो मान लीजिए अगर मेरी पहले वैल्यू आ रही थी 30, अब यहाँ पर डबल आ रही है, वियोजन हो गया तो कितनी हो जाएगी 60। तो कहने का मीनिंग क्या है कि इस I से सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेकंड दूसरा हमने क्या निकाला था, क्वथनांक में उन्नयन, यानी डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, तो I से मल्टीप्लाई कर दो I KBM। ठीक है, सेम तीसरा हमारा हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इज इक्वल टू, फिर I से मल्टीप्लाई कर दो I KFM। ठीक है, और इसी तरह से नंबर 4 हमारा क्या था, पाई बराबर CRT, तो I डॉट CRT, तो सबको हमने I से गुणा कर दिया, और इस तरह से वॉन्ट ऑफ गुणांक से I से गुणा करने पर हमारे पास में सही मान आ गया। ठीक है, क्लियर। तो हम इसको किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिए हम इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पर विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यही देखा, ये डेल्टा P है, P1 नॉट माइनस P1 हमें पता है, ये x की वैल्यू है, मोलों की संख्या निकालते हैं तो I से मल्टीप्लाई कर दिया, KBM I से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हिमांक का अवनमन, यहाँ पर I से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट विलयन का दैट इज पाई बराबर CRT, तो यहाँ पर भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये कंसंट्रेशन की वैल्यू है हमारी N/V, हमें पता है C का कंसंट्रेशन का मान। ठीक है, तो यही मान हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर पाई बराबर मैंने बताया था आपको CRT है ना, और C के लिए ये N2/V हमारा कंसंट्रेशन हो गया, इसको हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया। ये P1 नॉट P हमारा क्या है डेल्टा P, ये क्या है डेल्टा P। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चारों हमने वैल्यू निकाली है, चारों के चारों जो मान है, इनको I से यानी वॉन्ट ऑफ गुणांक से जब गुणा किया तो हमारे पास में सही मान, सही वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है बच्चों,